को आप थोड़ा सा अगर ढंग से समझना चाहें तो आपके याद रखने के दृष्टिकोण से आप इन भागों में थोड़ा सा बांटेंगे आप, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके याद रह पाएगा ये। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल्स हैं, पांचों को समझिए आप, इनमें क्या क्या है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये बात आर्टिकल 14 करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि कुछ आधारों पर विभेद का निषेध। विभेद का निषेध, विभेद मतलब भेदभाव, भेदभाव के निषेध की बात आर्टिकल 15 करता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियां, लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत या उपाधि निषेध। इस तरीके से ये आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 है। हम एक एक आर्टिकल को करके देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल में जो प्रावधान किए गए, उनकी व्यापकता क्या है, उनकी गहराई क्या है, उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 समझिएगा आप। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। और इसकी भाषा ये कही गई कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति शब्द यूज किया गया, वो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो भारत के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति, भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल 14 में। यहां आप दो शब्दावलियों को खास तौर से समझना, विधि के समक्ष समता को और विधि के समान संरक्षण को। इन दो शब्दावलियों को समझना कि राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को, और किससे वंचित नहीं किया जाएगा? एक तो विधि के समक्ष समता से और दूसरा विधि के समान संरक्षण से। क्या अर्थ है इन दोनों का? इन दोनों ही अर्थ, शब्दावलियों के अर्थ को थोड़ा सा समझना आप। देखिए हम थोड़ा सा अलग लेके इनको, इनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। विधि के समक्ष समता एक शब्दावली तो है ये,
और एक शब्दावली है विधि का समान संरक्षण। एक शब्दावली है ये। देखिए समझिए, कोई व्यक्ति इन दोनों से वंचित नहीं होगा तो दोनों को अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष समता प्राप्त है और विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो शब्दावली ली गई वो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। ये आपको हो सकता है थोड़ा छोटा हो तो दिखाई ना दे, इसलिए थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। एक तो ये कौन से संविधान से ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई। और ये कौन से संविधान से ली गई? ये अमेरिका के संविधान से ली गई शब्दावलियां। ठीक है, ये शब्दावली, इसका सेंस थोड़ा नेगेटिव है, नकारात्मक संकल्पना है ये। कैसे है वो हम बात करते हैं। और ये है सकारात्मक संकल्पना। कैसे है वो हम बात करते हैं। ये सकारात्मक संकल्पना है। एक बात तो देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूं कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक का जो अर्थ आप जानते हैं वो यहां नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नकारात्मक का मतलब वो अच्छी नहीं है, बुरी है। आप मूल्यांकन करते हैं इन दोनों शब्दों का। एक्चुअल में हम आम जीवन में ऐसा ही करते हैं। नकारात्मक का मतलब वो बुरा है, सकारात्मक का मतलब वो अच्छा है। लेकिन यहां इन दोनों शब्दों का अर्थ मूल्यांकन के अर्थ में नहीं है। राजनीति विज्ञान में नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ राज्य की अनुपस्थिति और उस उपस्थिति से है। नकारात्मक का मतलब राज्य उस दिशा में ये नहीं करेगा, वो बचेगा ऐसा काम करने से। और सकारात्मक का मतलब राज्य चल के कुछ ऐसा करेगा। नकारात्मक में राज्य की पावर कम होती है, सकारात्मक में राज्य की पावर हम देते हैं, उस दिशा में वो हस्तक्षेप कर सकता है। अब यहां समझना आप कि राज्य विधि के समक्ष समता की बात समझिए कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का। विधि के समक्ष समता का विचार हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। और इसका अर्थ है कि विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बगैर किसी प्रकार के भेदभाव के बराबर होंगे। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वो समान होगा, बराबर होगा, विधि के अधीन होगा। देखिए इसमें एक शब्दावली छुपी है विधि के शासन की। विधि के शासन मतलब शासन होगा वो कानून का होगा, विधि का होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। मतलब है कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो भी विधि के अधीन हैं, उनके ऊपर भी वो कानून लागू है। शासन कानून का है, कानून के अधीन होंगे सारे के सारे लोग। शासन कानून का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और कानून के अधीन है, सभी लोग अधीन हैं। और अधीन भी सभी के सभी लोग बराबर लेवल पे हैं। ऊपर नीचे नहीं है कि एक व्यक्ति नीचे है, एक व्यक्ति ऊपर है कानून के नजर में, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति कानून के अधीन तो है ही हैं, बल्कि अधीन भी एकदम बराबर लेवल पे हैं। सब व्यक्ति बराबर है। राज्य ने जो कानून बना दिया वो सब लोगों पर बराबर रूप से लागू है, बगैर किसी प्रकार के भेदभाव के। और बराबर रूप से लागू होने का मतलब सीधे तौर पे क्या है? सीधे तौर पे ये है कि विधि के समक्ष समता का सीधा मतलब यह है कि सभी लोगों के अधिकार हैं वो क्या है? समान है। अधिकार बराबर होंगे सभी के। और समान अधिकार का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार विशेष नहीं होंगे, मतलब विशेषाधिकार नहीं हो सकते। विशेषाधिकारों का अंत, विशेषाधिकारों की समाप्ति, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के विशेषाधिकार नहीं हो सकते। विशेषाधिकारों की का अंत, विशेषाधिकार हो ही नहीं सकते किसी के, चाहे कोई भी है। विधि का शासन होगा, सभी व्यक्ति विधि के अधीन होंगे, विधि के अधीन भी सभी लोग बराबर स्थिति में होंगे। इसका मतलब सभी लोगों के बराबर अधिकार होंगे। इसका मतलब किसी के भी विशेष अधिकार नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। कानून बनाया सब के सब लोग बराबर। अब उस कानून के तहत कोई व्यक्ति किस तरीके से कैसे क्या रहता है, लेकिन सबके सब बराबर होंगे। ये बराबर अवसर देता है, सबको बराबर अधिकार दे रहा है, एक जैसा। कानून के नजर में सब बराबर। ये विधि के समक्ष समता है। और किसी लोकतांत्रिक देश में विधि के समक्ष समता होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए विधि का समान संरक्षण ये क्या है?
विधि का समान संरक्षण का की ये संकल्पना हमने अमेरिकी संविधान से ली, और इसका मतलब ये सकारात्मक संकल्पना कैसे वो भी समझना आप। इसका मतलब ये है कि विधि तक, कानून तक सबकी समान रूप से पहुंच होगी। विधि तक, कानून तक सबकी समान पहुंच। लेकिन इसमें एक भाव जो छिपा हुआ है उसको समझना आप, बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, समानता का सिद्धांत ये तो ठीक है कि सभी लोग बराबर होंगे कानून की नजर में, ये ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून नहीं बना सकते। इसकी वजह यह है, सारी स्थितियां एक जैसी नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि समाज में सभी लोगों की स्थितियां एक समान नहीं होती हैं, अलग अलग स्थितियां हैं सबकी, और असमानताएं, विषमताएं समाज में बहुत गहरे रूप में व्याप्त हैं। समाज में जटिलताएं हैं, जटिल समाज है, सरल समाज नहीं है हमारे यहाँ। और चूंकि जटिलताएं हैं, समाज में लेवल अलग अलग हैं, तो उन सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किए जाने से असमानता कायम हो जाएगी, समानता की स्थिति नहीं रहेगी। फिर समझ रहे हैं आप यदि मान लीजिए सब लोगों को बराबर मान के अगर कानून बराबर इस तरीके से करेंगे, तो वहां पे उस समानता का लाभ केवल वो लोग उठा लेंगे जो आगे हैं पहले से समाज में। और चूंकि समाज में पिछड़ा वर्ग भी है, अब वो जो वंचित वर्ग है, यदि आपने सबको बराबर मान के इस तरीके से नियम बना दिए, कानून बना दिए, तो वो वर्ग उसका लाभ उठा लेगा। तो वंचित वर्ग को विशेष संरक्षण देना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए, या फिर आप ये भी देखें, इसके दायरे में आप दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि कानून के नज़र में सब बराबर है, ये ठीक है, ये सिद्धांत वहाँ लागू हो जाएगा जहाँ पे मान लीजिए आप ट्रैफिक नियम बना रहे हैं, ठीक है, कानून के समक्ष सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, कि जहाँ पे उन सब नियमों का सबको समान रूप से पालन करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि किसी एक ही तरीके के किए गए अपराध के लिए अगर सजा का प्रावधान है तो सबके लिए बराबर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस सिद्धांत का पालन करके, इसका मतलब तो ये है कि आप समानता को उस रूप में लागू कैसे कर सकते हैं कि क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, आप कहें कि हम समानता का समर्थन करते हैं और सब लोग बराबर हैं। तो यदि आप चाहे कॉपी में कुछ भी लिखेंगे कोई स्टूडेंट, हम सबको बराबर नंबर देंगे क्योंकि हम समानता का समर्थन करते हैं। तो वहां अगर हमने सबको बराबर समानता का, यदि उस समानता के सिद्धांत को लागू किया, तो ये समानता थोड़ी ना होगी, ये तो असमानता हो जाएगी फिर। या फिर आप किसी एक मजदूर और किसी वैज्ञानिक का वेतन एक बराबर कैसे कर सकते हैं? दो अलग अलग पोस्ट, दो अलग अलग पदों का वेतन एक जैसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे एक दूसरा नियम लागू करना पड़ेगा, और वहां पे आपको नियम ऐसा लागू करना पड़ेगा कि ऐसे कानून जो अलग अलग स्तर के लोगों के लिए होंगे, उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि एक जैसे लोगों के लिए एक जैसे कानून हो, समान कानून हो, और अलग अलग किस्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून हो। वहां पे आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। समान लोगों के साथ समान व्यवहार का एक अर्थ क्या होता है? असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। इसका अर्थ एक ये हो जाता है कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अगर दो लोग समान हैं, उनके साथ समान व्यवहार होगा, उनके लिए सेम कानून होगा, और असमान अगर लोग हैं तो उनके साथ असमान व्यवहार होगा, मतलब उनके लिए कानून अलग होंगे। ठीक है, इसका अर्थ यह है। अब समान और असमान का निर्णय कौन करेगा कि कौन समान है कौन असमान है? निर्णय तो राज्य करेगा। राज्य करेगा मतलब राज्य के काम बढ़ेंगे। राज्य हस्तक्षेप कर रहा है कि कौन व्यक्ति कहां कैसा क्या है। तो राज्य का चूंकि हस्तक्षेप बढ़ा, इसलिए सकारात्मक संकल्पना है। यहां पे राज्य का कोई सबको बराबर मान लिया, राज्य ने आंख बंद करके सबको बराबर मान लिया एक जैसे, तो ये नकारात्मक संकल्पना है, राज्य के हस्तक्षेप को रोकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दोनों के अर्थ को आप समझिएगा।
आर्टिकल 14 को लेकर कुछ विशेष बातें हैं, उनको समझिए आप। यहां कहा गया कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये सभी लोगों को प्राप्त है ये अधिकार। ये सब भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, क्योंकि यहां नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है बल्कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग है। तो व्यक्ति में नागरिक भी शामिल है और विदेशी भी शामिल है। तो आर्टिकल 14 भारत की सीमा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो भारत का में आकर बाहर से आया हुआ कोई विदेशी हो, चाहे वो भारत का नागरिक ना हो, मतलब सबको प्राप्त है। एक बात। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें आर्टिकल 14 के संदर्भ में कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत केवल जैविक व्यक्ति ही शामिल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्धारित किया कि व्यक्ति शब्द के दायरे में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। केवल जैविक व्यक्ति ही शामिल नहीं है, बल्कि विधिक व्यक्ति भी इसके दायरे में आता है। विधिक व्यक्ति का मतलब जैसे कोई कंपनी बनी तो कंपनी कानूनी रूप से एक व्यक्ति है। कोई कंपनी बनी मान लीजिए, तो कंपनी जैविक रूप से तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन विधिक रूप से कानूनी रूप से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की भूमिका में है वो, समझ रहे हैं? एक व्यक्ति की हैसियत रखती है एक कंपनी। तो ये आर्टिकल 14 विधिक व्यक्ति को भी ये प्राप्त होता है, मतलब कंपनियों को भी एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करता है कि कंपनी की भी सबके सब बराबर कानून बराबर लागू होंगे उनके ऊपर, समझ रहे हैं आप? तो ये जैविक व्यक्ति के ऊपर भी लागू है, विधिक व्यक्ति के ऊपर भी लागू है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक खास बात और जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको तीसरी बात के रूप में एक और ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है? वो ध्यान ये रखनी है कि आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के दायरे में माना है। ये प्राकृतिक न्याय है, ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इसमें निहित है। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का भाव निहित है इसमें आर्टिकल 14 में। और ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय का भाव निहित है? और वो प्राकृतिक न्याय का भाव कौन से आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 14 में निहित है। समझ रहे हैं आप? चलिए मैं यहाँ पे, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा आपके ज्यादा हो रहा है तो मैं आगे लिख देता हूं। आर्टिकल 14 के बारे में एक बात तो ये कि इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये नागरिकों को भी प्राप्त है और ये विदेशियों को भी प्राप्त है, एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, वो जैविक व्यक्ति भी इसमें शामिल है और जैविक व्यक्ति के साथ साथ इसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। विधिक व्यक्ति के दायरे में कौन आता है? विधिक व्यक्ति का मतलब कोई कंपनी वगैरह जो भी है, कानूनी रूप में, जैसे मान लीजिए कंपनियां वगैरह है, वो विधिक व्यक्ति के रूप में जानी जाती है, ठीक है? उनको भी अधिकार प्राप्त है। तीसरी बात आप ध्यान रखें, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का जो नियम है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, वो आर्टिकल 14 में निहित है। प्राकृतिक न्याय का भाव आर्टिकल 14 में निहित है, कोर्ट ने कहा है। और प्राकृतिक न्याय का मतलब कि ऐसी बात जो प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को जो कुछ मिलता है, एक प्राकृतिक न्याय जो कहता है, उस आधार पे आर्टिकल 14 की व्याख्या, मतलब मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। आर्टिकल 14 के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमाना व्यवहार नहीं करेगा राज्य। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, उन चीजों को राज्य लागू नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 के आधार पे मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मोटे तौर पे समझिए कि मनमाने व्यवहार को निषेध कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, उसका निषेध कर दिया गया। एक बात और आर्टिकल 14 के बारे में समझिए कि आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात की गई है, इसे न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के दायरे में माना है। आपने पिछली क्लास में मूल ढांचे की बात पढ़ी थी, केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। तो कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 14 वो मूल ढांचे के दायरे में आता है। और चूंकि ये मूल ढांचे के दायरे में आता है, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है संविधान का, और इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसमें किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 में
किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। एक बात ये भी ध्यान रखें आप। तो आर्टिकल 14 बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आर्टिकल 14 के बारे में अगर और आप देखना चाहें कुछ और बातें आर्टिकल 14 के संबंध में, तो ये ध्यान रखें कि आर्टिकल 14 समानता का जो अधिकार है, उस समानता के अधिकार का ये मूल है। ये समानता का जो अधिकार है जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इस 14 से 18 तक के इस समानता के अधिकार का ये मूल बिंदु है, वो आर्टिकल 14 है, जो कि व्यापक रूप से लागू होता है। इसमें व्यापकता है। जबकि आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 की जब आप बात करेंगे तो आर्टिकल 15 किसी एक क्षेत्र विशेष में अलग लागू होता है, आर्टिकल 16 किसी अलग क्षेत्र विशेष में लागू होता है, आर्टिकल 17 किसी अलग क्षेत्र विशेष में लागू होता है, आर्टिकल 18 किसी अलग क्षेत्र विशेष में लागू होता है। लेकिन आर्टिकल 14 समग्र रूप से लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। आर्टिकल 15 में जैसे 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, तो सामाजिक आधार पर कुछ बात की गई। आर्टिकल 16 नौकरियों के बारे में बात की गई, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के बारे में बात की गई, आर्टिकल 18 उपाधियों के बारे में बात की गई। ये बात समझना आप, आर्टिकल 14 तो एक्चुअल में मूल है एक तरीके से, और आर्टिकल 15, 16, 17, 18 आर्टिकल 14 के ही एक तरीके से अलग अलग दिशाओं में उपभाग के रूप में आप देख सकते हैं। आर्टिकल हालांकि 14 से 15 अलग है, 16 वो अलग कर दिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 14 को ही विभिन्न क्षेत्रों में लागू करता है। ये 15, 16, 17, 18 आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आर्टिकल 14 है वो व्यापक है, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 विशेष है, अलग अलग क्षेत्रों में, ये समझिए। इसके अलावा आर्टिकल 14 के बारे में कुछ और बात अगर आप समझना चाहें तो आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद भी हैं। हमारे संविधान में कुछ अपवाद भी बताए गए हैं जो आर्टिकल 14 के हैं। अपवाद का मतलब जैसे आर्टिकल 14 की बात करें तो हम देखें कि आर्टिकल 14 बात करता है कि विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकारों के अंत की बात करता है। विधि के समक्ष समता में ये भाव नहीं थे, लेकिन हमारे संविधान में कई आर्टिकल है जहां विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो अपवाद किस किस का है, देखिए मैं आपको बता देता हूं किस किस का है। एक तो जब आप आर्टिकल 361 की बात करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार इसमें दिए गए हैं कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार और राज्यपाल के विशेष अधिकार कुछ होंगे जिनका जिक्र 361 में किया गया, उनमें उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। जबकि आर्टिकल 14 कहता है किसी के विशेष अधिकार नहीं होंगे, वो अपवाद है। दूसरा, अनुच्छेद 361 क में मीडिया के विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो वो भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अपवाद है एक तरीके से। अगर आप और बात करें तो अनुच्छेद 105 जब आप बात करते हैं तो आप सांसदों के विशेष अधिकारों की बात करते हैं कि सांसदों के भी विशेष अधिकार होंगे, वो भी इसका एक तरीके से अपवाद है। और अगर चौथे रूप में बात करें तो आर्टिकल 194 की जब आप बात करते हैं तब आप विधायकों के विशेष अधिकारों की बात कर रहे होते हैं। तो जब विधायकों को विशेष अधिकार देंगे, आर्टिकल 14 का ये भी अपवाद है, क्योंकि ये तो उनका विरोध करता है विशेष अधिकारों का। और एक और बात करें कि संविधान में तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन देखिए जो विदेश के राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर होते हैं, जो भारत में यहाँ पर आकर दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके भी विशेष अधिकार होते हैं कि उनके ऊपर फौजदारी दीवानी मामले यहाँ पे नहीं लाए जा सकते। तो जो विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, उनके भी कुछ विशेष अधिकार हैं, तो ये भी आर्टिकल 14 का अपवाद है। तो आप देखते हैं कि ये सारे अपवाद हैं आर्टिकल 14 के, इनको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। राजदूत में और उच्चायुक्त में अंतर क्या होता है जानते हैं आप? देखिए, आपने नाम सुना होगा राष्ट्रमंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल एक समूह है देशों का, एक
ऐसे देशों का समूह जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। 53 देशों का समूह है और ब्रिटेन का सम्राट इसका अध्यक्ष होता है। मतलब यह कि ब्रिटेन का सम्राट इसका अध्यक्ष होगा हमेशा के लिए। तो जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं उनमें जो राजदूत होते हैं उनको उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। और उसके अलावा भारत के किसी भी देश में जो राजदूत होते हैं उनको राजदूत कहते हैं। ये एम्बेसडर है, ये हाई कमिश्नर है। जैसे भारत का पाकिस्तान में राजदूत है वो उच्चायुक्त कहलाएगा, पाकिस्तान का भारत में राजदूत है वो उच्चायुक्त कहलाएगा, हाई कमिश्नर। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में जो उच्चायुक्त वो सारे उच्चायुक्त हैं। लेकिन जो राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में शामिल नहीं है वहां पे अगर कोई राजदूत है वो राजदूत होगा। ठीक है, नाम अलग है, काम एक ही है। ये आर्टिकल 14 है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। व्यक्ति का मतलब ये सब के लिए लागू है। आर्टिकल 14 नागरिकों, विदेशियों सबको प्राप्त है। जैविक व्यक्ति के साथ विधिक व्यक्ति भी शामिल है इसमें। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल 14 में लागू है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखें। मूल ढांचे में आर्टिकल 14 को शामिल किया गया, इसका मतलब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और समानता के सिद्धांत व्यापक रूप से आर्टिकल 14 में 15, 16, 17 में, 18 में वो विशेष क्षेत्रों में लागू होता है। और इसके ये कुछ अपवाद है। ये था आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 कहता है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। और क्या कहता है, भेदभाव या विभेद एक ही बात है। आर्टिकल 15 में एक्चुअल में क्लोज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लोज है। 6 के 6 पढ़ते हैं और तसल्ली से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 15 का पहला क्लोज क्या कहता है, 15(1) क्या कहता है वो समझिए आप। वो कहता है राज्य नागरिकों में मैं पूरा लिख देता हूं इसको, फिर देखिए आपके अच्छे से समझ में आएगा। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, अथवा जन्म स्थान या इनमें से कोई एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या इनमें से कोई के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल 15(1) को समझिए आप। 2, 3, 4 वगैरह 5, 6 सारे बाद में पढ़ते हैं। पहले एक एक शब्दावली पे आइए। राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य विभेद नहीं करेगा की बात हम आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां समझना राज्य का अर्थ क्या है। राज्य विभेद नहीं करेगा का मतलब केंद्र सरकार विभेद नहीं करेगी, राज्य सरकार विभेद नहीं करेगी, पंचायतें सहित स्थानीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी विभेद नहीं करेंगे, और अन्य प्राधिकारी सार्वजनिक उपक्रम वगैरह वो विभेद नहीं करेंगे। एक बात समझ में आ गई। नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, इसका मतलब ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है, इसका मतलब ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। फिर शब्द है केवल। केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। इन 5 की जगह आप इन कर लीजिए। केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तो केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा में केवल बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा मतलब इनके अलावा यदि कोई आधार है तो विभेद किया जा सकता है। इसका मतलब यही तो हुआ। केवल का मतलब यही तो हुआ कि केवल इन पे के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो इन 5 शब्दों के अलावा यदि अन्य कोई आधार हुआ तो भेदभाव किया जा सकता है। इसका अर्थ केवल का अर्थ ये हुआ।
फिर देखिए 5 आधार दिए गए, किन किन आधारों पर विभेद नहीं होगा। धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो पहला धर्म के आधार पे, दूसरा मूल वंश के आधार पे, तीसरा जाति के आधार पे, चौथा लिंग के आधार पे और पांचवा जन्म स्थान के आधार पे। इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 के अलावा अन्य कोई आधार है तो भेदभाव किया जा सकता है। यहां समझना आप, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई नागरिक किसी भी धर्म का हो। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, बौद्ध, किसी धर्म का हो चाहे, भेदभाव किया ही नहीं जाएगा। सब के सब लोग एक जैसे हैं, सब के सब लोग बराबर हैं, एक समान है। तो क्या ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस बात में क्या आपको धर्म निरपेक्षता का भाव समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये धर्म निरपेक्षता के एक मूल बिंदु को एक तरीके से लागू कर रहा है। हालांकि हम आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्षता का बहुत बड़े स्तर पे बड़ा पार्ट वहां पे आता है, लेकिन यहां हम उसके कुछ तत्व देख सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। समझ रहे हैं आप? फिर देखिए, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा का मतलब क्या है? मूल वंश का मतलब होता है रेस। रेस का मतलब नस्ल। आप मूल वंश को अगर देखें ना तो रेस कहते हैं। रेस या नस्ल, प्रजाति एक ही बात है। आप जिसको प्रजाति कहते हैं ना, ये मंगोलियन नस्ल है, तो ये अलग अलग नस्ल होती है, हफ्सी नस्ल है। तो नस्ल के आधार पे, रेस के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, किसी भी प्रजाति का है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे भारत में मान लीजिए, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि द्रविड़ नस्ल है आपके साउथ में, पूर्वोत्तर भारत में मंगोलियन नस्ल है, जो मणिपुर के, असम के, नागालैंड के जो लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के, त्रिपुरा के, मणिपुर के, ये मंगोलियन नस्ल है। जो चपटीनाग के जो लोग हैं, मंगोलियन नस्ल है। आपके सिक्किम के लोग हैं, मंगोलियन नस्ल है। तो ये अलग अलग नस्ल हैं, तो नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर जाति, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत में जाति प्रथा तो बहुत ज्यादा गहराई से भारत का पूरा समाज जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है। जाति मतलब कास्ट के आधार पे, कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमारे यहाँ ऐसा था कि नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का मतलब बी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे कि नहीं थे? तो ये 4 वर्ण शुरू किए गए और कार्य विभाजन किया गया कि इनका क्या क्या काम होगा। बी के वी एस। थोड़ा सा अगर वैसे देखें आप, तो वर्तमान व्यवस्था में अगर देखेंगे तो आपको ये सच में बकवासी लगेगा। इस वर्ण व्यवस्था ने समाज में जिस लेवल का भेदभाव स्थापित किया, जिस तरीके का व्यापक स्तर पर भेदभाव स्थापित किया कि एक वर्ग विशेष को देवतुल्य बना दिया, एक वर्ग विशेष को पशुतुल्य बना दिया। कि कुछ लोग होंगे जो देवतुल्य हैं, मानव से ऊपर बढ़ के हैं, और कुछ लोग हैं वो तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, उनको तो छुआ तक नहीं जा सकता, उनको छूना तक वो एक गुनाह है, पाप है, बल्कि अपवित्र हो जाएंगे। किसी वस्तु को उसने छुआ तो अपवित्र हो जाएंगे, किसी व्यक्ति को यदि उस वर्ग ने छू लिया तो अपवित्र हो जाएगा। इस लेवल का यदि भेदभाव किया जाता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच इस बड़े लेवल का भेदभाव यदि जिस समाज में स्थापित हो गया, उस समाज में के उस भेदभाव, और जो समाज भेदभाव सदियों तक चला, और बल्कि न केवल चला बल्कि इतना कट्टर रूप में चला, इतना स्ट्रिक्टली चला कि जिसको सब लोगों ने फॉलो किया, और फॉलो केवल जबरदस्ती नहीं किया बल्कि स्वेच्छा से किया। उस समाज में कितने बड़े लेवल का भेदभाव होगा
इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपने मानव श्रेणी में नहीं लिया है, बल्कि मानव श्रेणी से गिरा दिया है उसको। उस व्यक्ति का आत्मसम्मान क्या बचेगा? उस व्यक्ति के अंदर एक मानव होने का गुण क्या बचेगा? उस व्यक्ति को आपने कितना हीन भावना से ग्रसित कर दिया कि वो अपने आप को मानव तक नहीं मान पा रहा है। तो यहां पे उस भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है ये आर्टिकल 15। सामाजिक न्याय को स्थापित करता है ये कि समाज में आप सब लोग बराबर होंगे, चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी वर्ग से है, कोई महिला है, पुरुष है, सब बराबर होंगे। ठीक है। तो क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि इस असमानता को, जो सामाजिक असमानता है, इसको आप केवल नैतिकता का नाम लेकर समाप्त नहीं कर सकते। बगैर कानून का सहारा लिए ये समाप्त नहीं होंगी। संविधान में बाकायदा इनको लिखा गया कि ये सब चीजें समाप्त की जाती हैं, बराबर होंगे सबके सब लोग, चाहे आप किसी वर्ग से हैं, किसी जाति से हैं, सब बराबर होंगे। तो जातियां हमारे यहाँ वजूद में हैं, लेकिन चाहे किसी जाति से संबंध रखते हो, सब बराबर होंगे, सबके बराबर अधिकार होंगे। तो हमने उस गैप को बराबर लाने की कोशिश संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ठीक है। तो वर्तमान समय में जो हम देखते हैं ना कि लगभग पिछले 70 सालों में, संविधान लागू होने के बाद में 70-71 सालों में हम जिस स्थिति में आए हैं बराबरी के लेवल में, एक बहुत बड़ा योगदान आर्टिकल 15 का है। हालांकि अभी भी आप जब देखते हैं समाज के कई हिस्सों में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज भी अखबारों में दलित दुल्हों को घोड़ी पे बैठने पर बड़ी जो घटनाएं घटित होती है अखबारों में, ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। और ये ऐसी घटनाएं हैं जो समाज में समानता की स्थिति को लाने के विरोध में, वो जो लोग जो समाज को में समानता कायम नहीं होने देना चाहते, तो ये किसी सभ्य समाज का संकेत नहीं है। किसी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती कभी। वो हम लोगों में एक जो पशुत्व है, जो एक पार्श्विक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन चीजों को दर्शाती है। समझ रहे हैं आप? सब लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी प्रजाति का है, किसी नस्ल का है, सब बराबर होंगे। ये आर्टिकल 15 गारंटी देता है इस बारे में। ठीक है। फिर देखिए आप लिंग के आधार पे, चाहे मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, और मेल और फीमेल से आगे बढ़ के भी चाहे आप मेल और फीमेल नहीं भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप किन्नर समुदाय को आप ले सकते हैं, चाहे किसी लिंग से हैं आप। आजकल तो आप दे दिया ना कि आप चाहे मेल और फीमेल में नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी आपको मिलता ही है। तो किसी भी आपका लिंग, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, सब बराबर होंगे। और सब बराबर होने का देखिए आप समझना इस बात को, भारतीय समाज में जब हम बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों की, तो हम चाहे कितना भी कहें कि हमारे भारत में महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला, हमारे भारत में महिलाएं हमेशा पुरुषों के बराबर रही, बल्कि आगे रही, सब बकवास है। ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि आज भी नहीं हो रहा है। जब आप हकीकत की बात करते हैं तो ऐसा कभी नहीं घटा भारत में, बल्कि आज भी नहीं घट रहा है। हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा दूसरा दर्जा मिला, आज भी दो दर्जे पे। देखिए आप भारत में कि सती प्रथा में महिलाओं को जिंदा जलाया गया। जितने नियम कायदे कानून लागू करने हमने महिलाओं पे किए। हमने महिलाओं के लिए हमेशा हमारे यहाँ 2 दर्जा रहा। हम केवल गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसे 3, 4, 5 नाम लेकर और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। महिलाओं के अधिकार हमेशा हमारे यहाँ कम रहे। अभी भी देख लीजिए, चाहे आप महिला और पुरुष कार्मिकों की जब आप अनुपात निकालेंगे तो आप सीधे तौर पे देखेंगे कि महिलाएं, उनका अनुपात बहुत ज़्यादा कम है। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप चाहे राजनीति में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। तो नारीवादी जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जब आप पढ़ेंगे तब आप पाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति निश्चित तौर पे हमारा समाज उतना सचेत कभी नहीं रहा जितना वास्तव में होना चाहिए। महिलाओं को हमने मानव श्रेणी में पुरुषों की तुलना में हमेशा
उसको दोयम दर्जे में रखा, दूसरे दर्जे में हमने देखा है। और ये इसलिए क्योंकि हमेशा से शुरू से सामाजिक संरचना हमारी ऐसी रही जिसमें पुरुष प्रधान इतना ज्यादा रहा कि महिला गौण रही। तो ये आर्टिकल 15 महिला और पुरुष को बराबरी के दर्जे पे खड़ा करता है कि महिला पुरुष से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उससे आप बराबर मानिए। कम से कम हमारे समाज में हमने महिलाओं को देवी माना, हमने महिलाओं को दुर्गा माना, हमने महिलाओं को मतलब देवताओं की श्रेणी में खड़ा किया, बस हमने उसको मानव नहीं माना। तो हमें जरूरत उसे देवता मानने की नहीं है, देवी मानने की नहीं है, देवी मत मानिए उसे। बस आर्टिकल 15 ये अपेक्षा करता है कि उसे आप मानव मानिए। और जिस दिन हम महिलाओं को मानव की श्रेणी में खड़ा कर देंगे, बस उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 है वो जन्म स्थान के बारे में भी बात करता है। तो चाहे आपका जन्म चाहे हैदराबाद में हुआ है, चाहे आपका जन्म केरल में हुआ है, चाहे राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान में भी चाहे आपका जन्म गंगानगर में हुआ है, चाहे बांसवाड़ा में हुआ है, चाहे सीकर में हुआ है, कहीं भी हुआ है, सीकर में भी चाहे आपका जन्म किसी भी गांव में हुआ है, किसी शहर में हुआ है, किसी ढाणी में हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर होंगे। समझ रहे हैं आप? तो सब के सब लोग बराबर होंगे, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 एक गारंटी देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 15(1), जिसमें 5 आधारों की बात की है। इन 5 आधारों को इसी क्रम में याद रखना है आपको। पहले धर्म, फिर मूलवंश, फिर जाति। आपकी दिक्कत आएगी इसमें, आपके धर्म के साथ जाति याद रहेगा, सीधे धर्म और जाति पे जाएंगे सीधे आप। ध्यान रखें, धर्म फिर मूलवंश फिर जाति है। इसी क्रम में 5 शब्दों को ध्यान रखें। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आर्टिकल 15 में आए निम्नलिखित शब्दों को अनुक्रम में लिखना है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और फिर जन्म स्थान, 5 क्रम ये हैं। इस क्रम में ध्यान रखना है आपको। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। ये आपके आर्टिकल 15(1) कहता है। अब समझिए आप आर्टिकल 15(2) को। 15(1)(2) है वो आर्टिकल 15(1) से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा और विशेष हो जाता है। आर्टिकल 15(1) को आपने समझ लिया तो आपके 15(2) बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15 का दूसरा क्लोज क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई नागरिक, समझना इसको ध्यान से, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर, इन 5 आधारों पर सेम वही बात की गई लगभग। नागरिक शब्द यूज किया गया, केवल यूज किया गया, 5 शब्द यूज किए गए। इन आधारों पर अब इसमें ए और बी 2 श्रेणी बनाई गई, ए और बी। ए में कहा गया कि ए कहता है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, ध्यान से समझना इसको, शब्दों को रटें तो रट सकते हैं, होटलों, या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, में प्रवेश करने तथा, और बी कहा गया फिर यहां, इस तथा शब्द को यहां से हटा दीजिए। ए में तो प्रवेश करने से बात की गई, प्रवेश की पूरी बात लिखने, आगे जोड़ना आप एक बार, पूरी मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपके समझ आएगी। तथा राज्य अंशतः या पूर्णतः, दोनों बात की गई है,
अंशतः या पूर्णतः राज्य निधि से पोषित तथा जनता के उपयोग हेतु साधारण जनता या आम जनता के उपयोग हेतु निर्मित कुओं, तालाबों, सड़कों तथा समागम के स्थान तथा समागम के स्थानों का उपयोग करने से, अब यहां जोड़ा गया इसको, यहां पर वंचित नहीं होगा। अब आर्टिकल 15(2) को ढंग से समझना, आप ध्यान से समझना। देखिए आर्टिकल 15(2) वही है जो आपने आर्टिकल 15 अगर आपने एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, सॉरी, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आर्टिकल 15 मूवी में जिस बात का जिक्र है वो इसी आर्टिकल 15(2) का है, पूरे 15 का नहीं है, ये इस 15(2) का है। और जो वो थाने में जाके एक पर्चा चिपकाता है इंटरमिशन से पहले, इंटरवल से पहले, वो ठीक यही शब्दावली है। समझना, देखना चाहिए आप उसको। क्या कहा गया एक्चुअल में, इसके पीछे की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस आर्टिकल 15(2) को शामिल करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि असमानता इस कदर व्याप्त थी, जातिगत असमानता, और इतनी कट्टर रूप में व्याप्त थी कि हमारे यहाँ ये था कि अगर चीज़ों को छू लिया गया किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा, शूद्र वर्ग के द्वारा, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। तो उनका विभिन्न स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जाना तक दूभर था। वो सार्वजनिक स्थानों पर जा नहीं सकते थे, उनका सार्वजनिक स्थानों की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते थे। और चूंकि ऐसा चलन भारत में सदियों तक लगातार तौर पर व्याप्त था, तो इस पूरे सिस्टम को समाप्त करना जरूरी था। और संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि बगैर संविधान में शामिल किए इन चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों के खून में बस गई ये बातें, लोगों के जीन में आ गई ये बातें, और अगर उन चीजों से वहां से उनको निकालना है, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि कोई नागरिक, मतलब केवल नागरिकों के लिए अधिकार, आर्टिकल 15 पूरा केवल नागरिकों के लिए। इन 5 आधारों पर, वही 5 आधार बताए गए, इन 5 आधारों पर क्या नहीं होंगे, इन आधारों पर वंचित नहीं होगा कोई व्यक्ति, कोई नागरिक। क्या करने से वंचित नहीं होगा? पहली बात तो प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, और दूसरी बात उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। इन दोनों चीजों का ध्यान रखें आप। कहां कहां तो प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, और किन किन चीजों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। तो देखिए प्रवेश निषेध मानते थे ना जहां पे, तो वहां देखिए कहां कहां प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा। तो दुकानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, सार्वजनिक भोजनालयों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, वहां तो एंटर तक नहीं दिया जाता था उनको। होटलों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा। वहां वो प्रवेश कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्थान, दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ये आप देखिए दुकान चाहे किसी प्राइवेट कुछ भी है, चाहे होटल है, उनमें प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा कोई नागरिक। और दूसरे में उपयोग करने से, और उपयोग किसका? तो देखिए एक तो कुओं का उपयोग, दूसरा तालाबों का उपयोग, और तीसरा सड़कों का उपयोग, और चौथा समागम के मतलब रिसोर्ट जो भी हैं उनका उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। 4 नाम यहां दिए गए, कुएं, तालाब, सड़कें और समागम के स्थान, इनका उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें
ये कुएं, तालाब, सड़कें और समागम कैसे होने चाहिए? जो राज्य निधि से पोषित है, राज्य निधि से निर्मित है, राज्य के पैसे से बने हैं, चाहे वो अंशतः या पूर्णतः राज्य के पैसे से बने हैं। दूसरी बात, जिसमें राज्य के पैसा लगा है, धन लगा है, और जनता के उपयोग के लिए वो उनको निर्मित किया गया है। यदि ऐसी स्थिति है तो उनके उपयोग करने से वंचित नहीं होगा कोई नागरिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत अपने खेत में कुआं बना रखा है, मान लीजिए, जिसमें न राज्य का पैसा लगा है, तो अब वो व्यक्ति अपने प्राइवेट कुएं, वो कुआं प्राइवेट है उसका, कुआं या तालाब जो भी है, अब उसका उपयोग करने से किसी को वंचित कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मना कर सकता है किसी को कि मैं पानी नहीं भरने दूंगा अपने कुएं से, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसे कुएं जो राज्य द्वारा निर्मित है और आम जनता के उपयोग के लिए बनाए गए हैं, वहां पर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता उपयोग करने से। तो ये ध्यान रखें, ये उस अस्पृश्यता के उस मूल जड़ को समाप्त करता है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में तो किया ही गया, उससे पहले आर्टिकल 15(2) में भी इसी अस्पृश्यता के मामले के वो जो भारत के समाज में वो जड़ व्याप्त किए हुए था, उसे समाप्त करने की बात यहाँ की गई है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 15(2) को ध्यान से समझिए। आप इन 5 आधारों पर वंचित नहीं होगा कोई नागरिक, कुछ स्थानों पर तो प्रवेश करने से और कुछ स्थानों का उपयोग करने से। 2 हिस्सों में बांट लेना इसको, प्रवेश करना A में, उपयोग करना 2 में। ऐसे कैसा है आर्टिकल 15(2)? मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। देखिए आर्टिकल 15(3) की बात करते हैं। आर्टिकल 15 का तीसरा क्लोज। यहां विशेष बात क्या है वो समझना आप। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपके थोड़ी चीज समझ आएगी। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु आवश्यक उपबंध कर सकती है, आवश्यक प्रावधान कर सकती है या आवश्यक उपबंध कर सकती है, कर सकेगा। और अगर वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपाय करेगा, या विशेष उपाय कहा गया, विशेष उपाय करेगा, उसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 15(3) कहता है। समझना इस बात को आप। जहां आर्टिकल 15(1) में और 15(2) में दोनों में क्या कहा गया कि विभेद का निषेध किया गया, कि विभेद नहीं किया जाएगा, ये कहा गया कि विभेद नहीं किया जाएगा। वहीं देखिए आप आर्टिकल 15(3) कहता है कि विभेद या भेदभाव किया जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? देख लीजिए आप चाहे, और आगे आप देख लेना, चाहे 15(4) में भी है, 5 में भी और 6 में भी है। इन सब में कहा गया है कि भेदभाव किया जाएगा। 15(1) और 2 में तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) इन चारों में कहा गया है कि भेदभाव किया जाएगा। लेकिन ये भेदभाव किए जाने के कारण जो है, वो कारण क्या होनी चाहिए? तर्क संगत होनी चाहिए, तार्किक होने चाहिए, विधि सम्मत होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनको युक्ति युक्त होने चाहिए। ज्यादा अच्छे एक शब्द है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का मतलब तर्क संगत है, जो मतलब जिस पे सहमति बने, या जिसको वास्तव में मतलब हम माने कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। वो फालतू का रीजन ना हो, वो वास्तव में तर्क संगत रीजन हो, उस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। अब देखिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए आवश्यक उपाय राज्य करे, तो जो महिलाएं नहीं हैं और जो बच्चे नहीं हैं, मतलब ये कि कोई पुरुष अगर ऐसा कहे कि ये तो हमारे साथ भेदभाव है, राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपाय कर रहा है, महिलाओं के विकास के लिए विशेष उपाय कर रहा है, मतलब हमारे लिए नहीं कर रहा, तो ये तो हमारे साथ भेदभाव है। तो देखिए, ये भेदभाव लैंगिक आधार पर किया गया भेदभाव नहीं है, बल्कि ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि महिलाओं की स्थिति समाज में हमेशा दूसरे दर्जे की रही। महिलाओं की स्थिति कमजोर है। उस कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए, उस कमजोर तबके को मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य ये प्रयास कर रहा है। तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए कर रहा है।
ये उस वर्ग का के लिए विशेष उपाय इसलिए नहीं कर रहा है कि वो लैंगिक आधार पर भेदभाव करना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है कि वो तबका कमजोर है। तो ये तर्क संगत युक्तियुक्त उपाय है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों की स्थिति वैसे भी समाज में कमजोर रहती है, क्योंकि बच्चे जागरूक नहीं होते हैं और बच्चों को सहारे की जरूरत पड़ती है, तो बच्चों के लिए विशेष उपाय करते हैं, तो कहां दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो ये युक्तियुक्त उपाय है आर्टिकल 13(3). देखिए 13(4) और 13(5) इन दो को मैं एक साथ समझा देता हूं। यहां एक बात आप समझना कि आर्टिकल 15 देखना 15(1), 2 और 3, यहां मैं इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं। 15(1) और 2 तो भेदभाव ना करने की बात करते हैं, 15(3), 4, 5 और 6 भेदभाव करने की बात करते हैं। एक बात तो मैंने ये कही। वहीं आर्टिकल 15(1), 15(2) और 15(3) ये तीन प्रावधान तो थे मूल संविधान में, और 15(4), 15(5) और 15(6) ये तीन प्रावधान है वो संविधान संशोधन करके बाद में जोड़े गए। ये और ध्यान रखना आपको, 15(1), 2, 3 तीन ही थे प्रावधान मूल संविधान में, 4, 5 और 6 बाद में जोड़े गए। देखिए करते हैं बात। 15(4) की बात कीजिए, कब जुड़ा बाद में बात करते हैं, पहले समझिए क्या है इसमें। 15(4) में प्रावधान है कि राज्य है वो नागरिकों के कौन से वर्ग को, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष उपाय कर सकता है। क्या कहा गया कि राज्य एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय कर सकेगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है, उसको निवारित नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं, उसको रोका नहीं जाएगा। ये राज्य एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो देखिए एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यहां इस शब्दावली को ध्यान रखना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ये दो आधार दिए गए हैं, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, उनके विकास के लिए विशेष उपाय कर सकेगा। तो यहां आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के बारे में कहा गया, 15(4) में एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किए गए। और यह प्रावधान जो जोड़ा गया वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 15(4), ठीक है। 15(5) को समझिए इसी के साथ, क्योंकि 15(5) का संबंध भी ठीक उसी वर्ग से है। इसमें कहा गया कि राज्य एससी, एसटी व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए निजी और वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में अब इन शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन से शामिल है, सरकारी भी शामिल है और निजी भी शामिल है, दोनों शामिल है। लेकिन ध्यान रखना, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग, आर्टिकल 30 पढ़ेंगे हम,
उसमें जो स्कूलों को स्थापना की गई है उनमें ये प्रावधान शामिल नहीं हो सकता। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं इसमें। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान, विशेष उपाय कर सकेगा। समझिएगा इस बात को कि राज्य एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं, ये शिक्षण संस्थाओं का ध्यान रखना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात है। ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष उपाय कर सकेगा। तो यहां तो उनके लिए विशेष उपाय की बात समग्र रूप से है। यहां शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु कि उनमें एडमिशन के लिए विशेष उपाय, मतलब एडमिशन में आरक्षण, कि किसी शिक्षण संस्था में अगर एडमिशन दिया जा रहा है तो वहां उनको आरक्षण वो दिया जा सकेगा। और यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये प्रावधान आर्टिकल 15(5) SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए वो जोड़ा गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005। जैसे मान लीजिए जो एडमिशन मिलते हैं ना, चाहे वो नीट में सिलेक्शन हुआ, मेडिकल कॉलेजेस में है या कॉलेज में है, स्कूल्स में है, जो एडमिशन मिलते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मेरिट बनती है ना, वो सारी मेरिट उसमें बनने का आधार क्या है? आर्टिकल 15(5). वहां जो आरक्षण दिया जा रहा है एडमिशन में, प्रवेश में, वो उसके पीछे आधार 15(5). आप ये समझिए, वहां एडमिशन में प्रवेश देने में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15(5) करता है। इसे जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। आगे समझिए, एक और बचा है आर्टिकल 15(6). और आर्टिकल 15(6) क्या कहता है? आर्टिकल 15(6) कहता है कि राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को हम क्या कहते हैं? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS के विकास के लिए तथा उसमें A और B बनाए गए। वैसे तो विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा और फिर B में और ऐसे कहा गया है, लेकिन मैं एक साथ लिखा देता हूं, तथा उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में, और शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन सी शामिल है? इसमें सरकारी भी शामिल है और निजी भी शामिल है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष उपाय कर सकेगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो आर्टिकल 15 का उसमें उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो देखिए, भेदभाव की बात की गई आर्टिकल 15, 3, 4, 5 और 6 में। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये प्रावधान जो शामिल किया गया वो अभी कुछ 2-1 साल पहले, और ये प्रावधान शामिल किया गया 103वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ये प्रावधान इसमें शामिल किया गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 15(6) EWS के लिए ये प्रावधान करता है। तो देखिए, आर्टिकल 15 आपने पढ़ा, 15, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध करता है। 15(1) में इन 5 आधारों पर भेदभाव के निषेध की बात की गई। मैंने आपको कह दिया ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। पूरे 15 की बात है, 15(1) से लेकर 6 तक केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा
15(2) में उन कुछ स्थानों में प्रवेश करने से और कुछ स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा किसी नागरिक को इन 5 आधारों पर, वो बात की गई। इसका मतलब इन 5 के अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है यहाँ पे भी। फिर 15(3) में महिलाओं और बच्चों के विशेष उपाय किए गए, उनके विकास के लिए विशेष उपाय किया जाएगा, ये बात की गई। मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 15(1) और 2 में विभेद नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। 3, 4, 5, 6 में विभेद किया जाएगा, ये बात कही गई है, लेकिन वो आधार युक्तियुक्त और तर्कसंगत होने चाहिए। 15(1), 2, 3 मूल संविधान में थे, 15(4), 5, 6 बाद में जुड़े। 15(4) जुड़ता है पहले संविधान संशोधन से, 15(5) जुड़ता है 93वें संविधान संशोधन से, 15(6) जुड़ता है 103वें संविधान संशोधन से। 15(4) और 5 का संबंध SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। 15(6) का संबंध EWS के लिए है। 15(4) में विशेष उपाय कर सकेगा इन वर्गों के लिए, ये कहा गया। 15(5) में इनका शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपाय की बात की गई। और 15(6) में EWS के लिए ये दोनों प्रावधान जो SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए थे, वो एक साथ EWS को 15(6) में दे दी गई, एक साथ 103वें संविधान संशोधन में। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से ये आर्टिकल 15 हमने पढ़ा। तो आर्टिकल 15, 14 हमने पढ़ लिया, 15 हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास इतनी पर्याप्त है, क्योंकि 16 एक बड़ा आर्टिकल है। अगर हमने उसको यहाँ शामिल किया तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं आर्टिकल 16 के साथ। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।